हेलो एवरीवन, माय नेम इज मेगा बलानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं हमारी फर्स्ट फ्लाइट बुक का, जो कि चैप्टर नंबर कौन सा है? 2। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगने वाला चैप्टर है, राइट? तो आज हम इसको बहुत ही आसान बना देंगे, यानी ये आपके लिए क्या हो जाएगा? एक केक वॉक हो जाएगा। केक वॉक मीन्स कि ऐसा नहीं कि केक के ऊपर वॉक करना है। केक वॉक मीन्स कि आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। आप इसको बहुत आसानी से समझकर इसके क्वेश्चन आंसर किस तरह से लिखे जाएं उस पर हम बात भी करेंगे। सबसे पहली चीज, एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं चाहती तो इसमें जितने क्वेश्चन ले सकती थी उतने लूं, कम है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं यहाँ से। बट इतना ज्यादा हमको नहीं करना है, क्योंकि सबके पास है पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। लेकिन हम बस जो हमारा टारगेट है कि हमको आंसर कैसे लिखना है, हम उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो वाली प्रैक्टिस हम यहां से करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं और समझते हैं। बहुत से ऐसे क्वेश्चन होंगे जो मैं आपको यहीं पर ही हाईलाइट करवा दूंगी कि इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं और आप वहां पर कैसे आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। नेल्सन मंडेला क्या है ये? अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो कि साउथ अफ्रीका के कौन थे? प्रेसिडेंट बने थे, जो कि ब्लैक स्किन, जो वहां पर व्हाइट जो सुपरमेसी थी, उसके बाद जब पहली बार जो कोई बना था प्रेसिडेंट, वो थे हमारे नेल्सन मंडेला। तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं चैप्टर को। पहले हम समझेंगे कुछ मेन पॉइंट से। उस मेन पॉइंट से समझने के बाद मैंने पूरा चैप्टर कवर कर दिया है उन पॉइंट्स में ही, ताकि आपको वहां से पता चल जाए। और जो पॉइंट्स कवर नहीं किए हैं उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस ले लिए हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो हम पूरा चैप्टर ही कवर कर रहे हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पर नेल्सन मंडेला का कैरेक्टर स्केच भी पढ़ेंगे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस बच्चों की डिमांड थी, मैंने कुछ क्वेश्चंस देखे, कुछ कमेंट्स देखे थे जहां पर बच्चे कहे थे लॉन्ग आंसर लिखाइए। तो आज मैं आपको एक दो लॉन्ग आंसर भी लिखना सिखाऊंगी कि किस तरह से लिखा जाता है। तो एक दो ही लिया है, ज्यादा नहीं लिया है। तो टोटल कुछ ही क्वेश्चंस हैं जो मैंने लिए, क्योंकि अगर हम क्वेश्चंस को लिखने लग जाते हैं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है और वो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम टेकन हो जाता है। तो इसलिए हम कुछ ही क्वेश्चंस करेंगे। बस हमको सीखना है, टारगेट करना है कि हमें किस तरह से आंसर लिखने हैं। और इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आप उनको आंसर करना सीखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस से बहुत अच्छी चीज़ें हो जाएंगी। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। मेन पॉइंट्स ऑफ द स्टोरी। सबसे पहले इस स्टोरी के जो मेन पॉइंट्स है वहां से बात करते हैं। तो जब ये शुरू हुआ था वो दिन क्या था? इस दिन क्या हुआ था, मतलब ये पूरा चैप्टर जो है, इस चैप्टर में किसके बारे में बताया है कि नेल्सन मंडेला जब प्लेज लेते हैं, मतलब शपथ लेते हैं, उस दिन की बात हो रही है। और वो दिन कौन सा था? 10 मई था। तो आपको ये सब बातें ध्यान रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है कि किस दिन स्टार्ट हुआ था। तो वो दिन था 10 मई। ओके, 10 मई को ये चीज हुई थी। फर्स्ट पॉइंट क्या है? द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ द फर्स्ट नॉन रेशियल गवर्नमेंट वाज हेल्ड इन द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। इनॉग्रेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज का क्या करते हैं? इनॉग्रेशन करते हैं। ठीक है, और उसकी सेरेमनी थी, यानी कि उसका समारोह था। इनॉग्रेशन को उद्घाटन बोलते हैं ना। तो उद्घाटन समारोह था, क्या था उस दिन? फर्स्ट नॉन रेशियल मतलब होता है गैर नस्लीय, मीन्स कि भेदभाव नहीं किया जाता था कि ये इस जाति का है, ये उस जाति का है। ऐसी जाति वाला जो भेदभाव था वो नहीं हो रहा था। और उस तरह की गवर्नमेंट जो थी पहली बार हेल्ड मीन्स होता है आयोजित। ये छोटे छोटे वर्ड्स जो होते हैं ये आपको बहुत हेल्प करते हैं आंसर लिखने में। तो गवर्नमेंट थी जो कि आयोजित हो रही थी। कहां पर हो रही थी? यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। बिल्डिंग थी कौन सी? यूनियन बिल्डिंग थी। और वहां वो कहां पर थी? प्रिटोरिया में थी। वहां पर ये जो इनॉग्रेशन फंक्शन हो रहा था। और वो इनॉग्रेशन फंक्शन किस चीज के लिए हो रहा था? उस दिन हमारे जो नेल्सन मंडेला हैं वो प्लेस लेने वाले थे, यानी कि शपथ लेने वाले थे एज अ प्रेसिडेंट। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया अच्छे से। अब मैं यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छी बात बताने वाली हूँ कि आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है कि सेरेमनी कहाँ हुई थी। दूसरा हो सकता है क्वेश्चन कि सेरेमनी किस दिन हुई थी। तो आप ये बता सकते हैं उस सेरेमनी के दिन जो चीजें हुई थी वो किस चीज के लिए हुई थी। वो पहली कैसी गवर्नमेंट थी? वो गवर्नमेंट थी कैसी वाली? नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनने जा रही थी, जो कि फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा था। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे एमसीक्यूज बेस्ड भी आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप वो भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। राइट, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अटेंडेड द सेरेमनी। और उस दिन
पॉलिटिशियंस, पॉलिटिशियंस मतलब क्या होता है, राजनेता, ठीक है। राजनेता। और डिग्निटरीज मतलब होता है पदाधिकारी। पदाधिकारी मीन्स कि बड़ी बड़ी पोस्ट पे जो होते हैं वो सब लोग आए थे। कहां से, टोटल कितने थे, 140 कंट्रीज के लोग जो क्या थे, पॉलिटिशियंस और जो डिग्निटरीज थे, पदाधिकारी थे, बड़े बड़े पदों पर बैठने वाले जो व्यक्ति थे वो लोग आए थे और अटेंड करने आए थे ये सेरेमनी, यानी कि समारोह जो है अटेंड करने आए थे। तो उस दिन बहुत बड़ी चीज हो रही थी साउथ अफ्रीका के लिए। थर्ड पॉइंट, नेल्सन मंडेला वॉज देन sworn in as the president of the Republic of South Africa। और नेल्सन मंडेला उस दिन क्या करने वाले थे, सॉन मतलब होता है शपथ, प्लेस भी हो सकता है, शपथ के लिए सॉन भी बोल सकते हैं, शपथ होता है ना, वेट, ठीक है। उस दिन वो शपथ लेने वाले थे, किस रूप में, साउथ अफ्रीका गणराज्य के प्रेसिडेंट के रूप में, ठीक है। प्रेसिडेंट के रूप में वो क्या लेने वाले थे, शपथ लेने वाले थे। क्लियर, ये 3 पॉइंट क्लियर हो गए कि क्या क्या हुआ था। फिर से एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। सेरेमनी हो रही थी, किस चीज की इनॉग्रेशन हो रहा था उस दिन, किस चीज के लिए सेरेमनी हो रही थी, बिकॉज जो नेल्सन मंडेला जो थे वो क्या करने वाले थे, उस दिन सॉन लेने वाले थे एज द प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, ठीक है। कहाँ हो रही थी ये हो रही थी यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। आगे बात करते हैं कौन कौन आया था उधर, तो वो ये सेरेमनी क्यों इंपॉर्टेंट थी, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो क्योंकि यहां पर 140 कंट्रीज से कौन कौन आए थे, पॉलिटिशियन एंड डिग्निटरीज जो थे अटेंड करने आए थे ये सेरेमनी, तो अटेंड द सेरेमनी, ठीक है। ये पॉइंट सारे क्लियर हो गए। एक और चीज, जो यूनियन बिल्डिंग था वहां पर भी आपको कुछ और भी बुक में अगर आप पढ़ोगे तब आपको 1-2 पॉइंट्स और भी मिलेंगे, जो मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर देती हूँ। जो आपकी बुक में गिवन है वो गिवन क्या था कि ये यूनियन बिल्डिंग कहाँ पर थी, ये यूनियन बिल्डिंग थी हमारी एक बढ़िया सा, एक अच्छा सा, एक सैंडस्टोन यानी जिसको बलुआ पत्थर कहते हैं, उससे बना हुआ एक एम्फी थिएटर था। एम्फी थिएटर क्या होता है, जिसमें जैसे थिएटर की तरह एक बनी हुई होती हैं, सीट्स बनी हुई होती हैं, ऊपर से कुछ छतवत नहीं होती है, खुला मैदान टाइप का होता है, तो वैसा बना हुआ था और वहां पर ये प्लेस हो रही थी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आई थिंक तीनों पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 क्या है, फॉर डिकेड्स साउथ अफ्रीका हैड बीन द सीट फॉर व्हाइट सुपरमेसी। डिकेड्स, डिकेड्स मतलब क्या होता है, दशकों से, ठीक है। दशकों से क्या हो रहा था, दशकों से क्या हो रहा था, साउथ अफ्रीका जो थी वो इस सीट पर थी, किसके लिए, मतलब साउथ अफ्रीका पे इन सीटों पे दशकों से किनका राज चल रहा था, व्हाइट सुपरमेसी का चल रहा था। सुपरमेसी मींस क्या होता है, प्रभुत्व, या फिर जिसको हम कहते हैं महत्ता, महत्व, है ना। इनका जो था सबसे ज्यादा राज था बहुत डिकेड से, ठीक है। आगे, द ब्लैक्स वर कंसिडर एज आउटलॉज। और ब्लैक जो थे, ब्लैक यानी कि जो काले लोग थे, यानी साउथ अफ्रीका में जो जिनके साथ भेदभाव किया जाता था वो कौन थे, ब्लैक थे। और उनको कंसिडर किया जाता था, उनको कैसे माना जाता था, उनको कहा जाता था जैसे कि ये आउटलॉज हैं। आउटलॉज का मीनिंग क्या होता है, आउटलॉज का मीनिंग होता है कि इस तरह से कि जितनी भी दूसरी जो कंट्रीज के लोग थे ना, वो इस रेशियल जो गवर्नमेंट थी, यानी कि भेदभाव वाली जो नस्ली जाति थी, उस तरह की चीज़ों से इन्होंने क्या कर दिया था, इनको बाहर कर दिया था, मतलब इनको अपनी बिरादरी का मानते ही नहीं थे। तो आउटलॉज मतलब होता है एक तरह से बिल्कुल बाहर रखना, उनके साथ कोई रिलेशन नहीं रखना, कोई रिलेशन नहीं होना, उसको हम आउटलॉज कहते हैं। तो ब्लैक जो थे वो कैसे कंसिडर किए जाते थे, जैसे कि मान लो वो आउटलॉज है, यानी कि वो इनकी बिरादरी में आते ही नहीं है, इनके साथ होने वाले कुछ भी काम जो है इनको कंसिडर ही नहीं किया जाता था काले लोगों को। देयर विक्ट्री ओवर अपार्थाइड वॉज अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, पीस एंड फ्रीडम। जो ये विक्ट्री थी, ये जो जीत थी, वो किस पर थी, अपार्थाइड क्या होता है, अपार्थाइड मतलब होता है रंग भेद नीति, ठीक है। ये जो विक्ट्री थी, विक्ट्री मीन्स क्या होता है, जीत, ठीक है। ये जो जीत थी वो कैसी जीत थी, वो जीत थी रंग भेद नीति वाली, जहां पर मतलब रंग भेद की नीति की जाती थी। तब अब आप ये देखो, अगर व्हाइट और ब्लैक में अगर ऐसे भेदभाव किया जाएगा तो वो रंग भेद नीति होगी, तो उसको बोला जाता है अपार्थाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अगर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप इसको क्वेश्चन को, इस वर्ड को अच्छे से पढ़ के इसकी स्पेलिंग जो है अच्छे से लर्न कर लेना। कुछ स्पेलिंग में अगर आपको कहूँ ना कि जिसको हम कहते हैं
कीवर्ड्स, राइट। कीवर्ड्स जो होते हैं जो एक चैप्टर के लिए काम आते हैं, तो ये चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। प्लस ये पूरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है जहां पर पूछा जाता है कि विक्ट्री किस तरह की थी, तो विक्ट्री थी ओवर, मतलब अपार्टीड यानी कि रंग भेद नीति के ऊपर की ये हमारी एक जीत थी, जो कि थी तो कैसी, एक कॉमन विक्ट्री थी, लेकिन हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि हमको उस टाइम क्या मिल रहा था, जस्टिस मिल रहा था, यानी कि न्याय मिला था। ये हमारे न्याय की जीत थी, हमारी शांति की जीत थी, क्योंकि अब उनको शांति मिलने वाली थी। और क्या थी, आजादी। इससे पहले वहां के लोगों को, यानी कि जो ब्लैक लोग थे, उनको कोई भी आजादी नहीं हुआ करती थी, किसी भी तरह का उनको कोई कार्य करने की कोई आजादी नहीं होती थी। लेकिन अब जो है उनके लिए सारी चीजें, रंग भेद की नीति जो हट गई थी, वो जीत इनके लिए थी नॉर्मल कॉमन, लेकिन इनके लिए बहुत ही बड़ी बात थी, ठीक है। द लवली डे इन इनॉग्रेशन वॉज symbolic for Mandela as the South African people sang टू क्या, आगे बताती हूँ, ये पॉइंट को पहले कवर कर ही लेते हैं, उसके बाद हम इसको रिपीट करेंगे, ठीक है। नेशनल एंथम्स, द विजन ऑफ वाइट sang नकोसी सेकेलेले अफ्रीका एंड द ब्लैक sang डाई स्टैम द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक। अब क्या हुआ था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। मैंने आपको बोला ना कि मैं आपको पॉइंट्स में भी बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें बता दूंगी जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, कि पूछा जा सकता है कि कौन से नेशनल एंथम जो है वहां पर गाए जाते थे और कौन कौन से थे, या दो जो नेशनल एंथम गाए जाते थे वो कौन से थे, या उनके नाम बताओ, कुछ भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो उसके लिए आपको ये पॉइंट देखना होगा। जो लवली डे था, जो प्यारा सा दिन था, जो इनॉग्रेशन का दिन था, वो क्या था, वो एक प्रतीक था, किस चीज का, फॉर मंडेला एज द साउथ अफ्रीकन पीपल, साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए वो बहुत ही प्रतीक वाला एक प्यारा सा दिन था, क्योंकि उस दिन क्या हुआ था, दो नेशनल एंथम गाए गए थे, ठीक है। दो नेशनल एंथम कौन कौन से थे, द विजन फॉर, जो एक था वो कौन सा था, वो था व्हाइट लोगों के लिए, और उस नेशनल एंथम का नाम क्या था, वो कौन सा गाया जाता था, निकोसी सेकेलेले अफ्रीका। ये क्या था उनका, जो व्हाइट लोग थे वो इस नेशनल एंथम को गाते थे, और जो ब्लैक थे वो कौन सा गाते थे, डाई स्टेम, जो कि ओल्ड एंथम था, साउथ अफ्रीका का ओल्ड नेशनल एंथम था, और यही गाया जाता था। तो इस हमेशा क्या होता था, इससे पहले व्हाइट वालों जो हैं उन्हीं का ही नेशनल एंथम गाया जाता था, लेकिन उस लवली डे के दिन 10th मई के दिन क्या हो रहा था, 10th मई के दिन दोनों ही नेशनल एंथम गाए गए थे। चाहते तो क्या करते, नेल्सन मंडेला अपने अकॉर्डिंग ब्लैक वाला ही लेते, लेकिन उन्होंने वो सारी बातें नहीं की जो व्हाइट लोगों ने की थी। उन्होंने दोनों चीजों को समानता दिया, और दोनों नेशनल एंथम्स के लिए उन्होंने क्या दिखाया, एक रेस्पेक्ट फील किया, और उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने दोनों नेशनल एंथम को गाया। और जो भी लोग थे वो उस दिन गा रहे थे। अब जिनको पुराना नेशनल एंथम नहीं पता था वो लोग सिर्फ गुनगुना रहे थे, और बट इस तरह से दोनों चीजें हो रही थी, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है आपको कि कौन कौन से नेशनल एंथम थे, या एमसीक्यूज में या वन नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि दोनों नेशनल एंथम जो है व्हाइट एंड ब्लैक, दोनों नेशनल एंथम कौन कौन से थे, कौन कौन से गाए गए थे, तो वो आपको याद होना चाहिए। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब करते हैं मूव नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 8। नेल्सन मंडेला वॉज ओवरवेल्म्ड विथ अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। नेल्सन मंडेला जो थे वो क्या हो चुके थे, ओवरवेल्म्ड मतलब बहुत ज्यादा व्याकुल, ठीक है। ओवरवेल्म मतलब होता है बहुत ज्यादा व्याकुल हो चुके थे इस हिस्ट्री से, जो ये हिस्ट्री थी, जो इससे पहले जो भी चीजें हो रही थी उन सब चीजों से बहुत व्याकुल हो चुके थे, क्योंकि बहुत सारी बातें होती थी, बहुत कुछ उनके जीवन में हुआ था। वो सारी चीजें की वजह से वो क्या हो गए थे, बहुत ज्यादा व्याकुल हो गए थे, क्योंकि The society based on racial discrimination was the harshest and most inhuman society in the world. जो सोसाइटी थी, जो समाज था, सोसाइटी मीन्स क्या है, समाज, समाज बेस्ड था, आधारित था किसके ऊपर, रेशियल यानी कि रंग भेद वाला, जो रेशियल मतलब कि जाति वाला जो है, नस्लीय जो है, नस्लीय डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव होता था,
कि भाई ये हमारी जाति के नहीं है, ये वाइट हैं, ये ब्लैक हैं, इस तरह की चीजें जो होती थी वो बहुत ही हार्शेस्ट, मतलब बहुत ही सख्त से सख्त चीज थी। और मोस्ट इनह्यूमन, मतलब एक सबसे ज्यादा क्या थी, अमानवीय समाज था। ये मैं वर्ड्स के लिए आपको मीनिंग इसलिए लिखवा रही हूं क्योंकि आप जब क्वेश्चन के आंसर लिखोगे तो कुछ ऐसे वर्ड जो हैं जो आपको यहां से मिलेंगे, जैसे कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, इसका मतलब आपको पता होगा तभी तो आप उसको अपने आंसर में लिख पाओगे। तो हिंदी भी आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको हर जगह पे पॉइंट आउट करा रही हूँ। तो ये बहुत ही अमानवीय समाज जो था इस दुनिया में, वो ये था कि ये हमारी जो सोसाइटी थी, क्योंकि इनको ये बहुत ज्यादा व्याकुल हो चुके थे अपनी हिस्ट्री से। क्यों हो चुके थे, अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूरी की पूरी लाइन ऐसे क्वेश्चन में बन सकती है, सिर्फ क्या लग जाए, वाई वॉज लगा जाए। अगर ये ऐसा लग जाए तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। और क्या बन जाएगा, क्वेश्चन ये बन जाएगा, वाई वॉज नेल्सन मंडेला ओवरवेल्म्ड विथ अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। क्यों व्याकुल हो चुके थे, उसका आंसर आप यहां से देखोगे। ठीक है, ये अदर क्वेश्चन मैं आपको बताते जा रही हूं ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन में कहां से क्या पूछा जा सकता है। अब देखो, इस क्वेश्चन का मीनिंग आपने अगर हिंदी में समझ लिया तो आप इसका आराम से अपने मन से बना बना के आंसर लिख सकते हो, क्योंकि हम अगर चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हम आराम से लिख देंगे। अब देखो, इसका मतलब क्या है कि नेल्सन मंडेला जो है वो व्याकुल क्यों हो चुके थे इस हिस्ट्री से, इस समाज की पहले की हिस्ट्री से। क्यों, क्योंकि इससे पहले जो ब्लैक लोग थे वो क्या करते थे, वो करते थे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करते थे। ये जो सोसाइटी थी वो बेस्ड थी किसके ऊपर, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर बेस्ड थी। और यहाँ के जो लोग थे वो कैसे थे, इनह्यूमन थे, इनह्यूमन सोसाइटी थी इन द वर्ल्ड। दैट्स वाई जो नेल्सन मंडेला जो थे वो क्या हो चुके थे, ओवरवेल्म हो चुके थे। ठीक है, तो कुछ कुछ चीजें जो है आपको यहाँ से समझ में आ जाएंगी। तो पॉइंट्स आप जब भी आपके एग्जाम्स हो उससे पहले आप ये पॉइंट्स को जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, जहां से आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड एक्सप्लोटेशंस of the black produced heroes like Tambos, Sisulus and other in South Africa। आप अगर अपनी बुक को उठा के देखोगे तो वहां पे आपको कुछ लोगों की पिक्चर्स मिलेंगी। वो क्या थे, वो थे हमारे साउथ अफ्रीका में जो ब्लैक लोग थे, जिन्होंने अपने काले लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, जो बहुत ज़्यादा उन्होंने एफर्ट्स दिए थे, उन सभी के नाम हैं। तो उसी के बारे में है। डिकेड्स, डिकेड्स मतलब होता है दशकों से, है ना, अभी भी मैंने बताया ही था। दशकों से क्या हो रहा था, ऑपरेशन। ऑपरेशन मीन्स क्या होता है, ऑपरेशन मीन्स होता है उत्पीड़न। एक ऑपरेशन होता है, ये ऑपरेशन है। ठीक है, ऑपरेशन क्या होता है, उत्पीड़न, मतलब कि उनके ऊपर अत्याचार किया जाता था। ठीक है, अत्याचार किया जाता था और उनका क्या किया जाता था, एक्सप्लोटेशन किया जाता था, शोषण किया जाता था ऑफ द ब्लैक, जो ब्लैक लोग थे उनके ऊपर। तो तब उन्होंने क्या किया, प्रोड्यूस किए ऐसे हीरो। जब ऐसे लोगों पे, कहते हैं ना कि जब लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा अगर आप शोषण करो, बहुत ज्यादा अत्याचार करो, तब एक टाइम ऐसा आ जाता है कि आप एक अलग ही व्यक्ति बन करके आ जाते हो। तो ऐसा ही कुछ ब्लैक लोगों के साथ भी हुआ था। उनके ऊपर बहुत ज्यादा शोषण किया गया था, बहुत ज्यादा उत्पीड़न किया गया था। और उस वजह से क्या हुआ था, उस वजह से कुछ ऐसे हीरो हमारे सामने आए थे जिनमें किन किन के नाम हैं, टेम्बोस, सिसुलुस, और इस तरह से आपको बहुत सारे नाम और भी मिलेंगे, कुछ 6-7 नाम होंगे, तो आप वहां से उसको रीड कर सकते हो। क्लियर, 10th पॉइंट क्लियर हो गया। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, मंडेला लर्न द मीनिंग ऑफ करेज फ्रॉम सच ब्रेव कॉमरेड्स हु वर रेडी टू सेक्रीफाइस देयर लाइव्स फॉर द फ्रीडम ऑफ देयर पीपल। मंडेला ने क्या सीखा, मंडेला ने सीखा मीनिंग ऑफ करेज। करेज मीन्स होता है साहस। ठीक है, या जिसको हम कहते हैं हिम्मत। मंडेला ने क्या सीखा था, मंडेला ने सीखा था इन जो आपने देखे थे जो लोग हैं उनको देख करके भी, प्लस उनके साथ जब वो जेल में गए थे, क्या हुआ था, जब मंडेला जो थे जब बड़े हो गए थे तो वो अपने कुछ साथियों के साथ जेल भी गए थे। और जेल गए थे तो वो जेल कौन थे, वो उनके साथी सैनिक थे जिनको हम कहते हैं कॉमरेड्स। तो उनके साथ रहकर भी उन्होंने बहुत सारी चीजें सीखी कि साहस, उन्होंने साहस का जो शब्द है वो वहीं से ही सीखा। कि क्या हुआ था कि जब वो वहां पर थे तो लोग मतलब वहां के जो वाइट लोग थे वो उनके ऊपर जुल्म करते थे। तब वहां पर उन्होंने देखा कि लोग बहुत सारी चीजें सह रहे हैं, मार सह रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने देश के लिए। तो वहां से उनको एक करेज का मीनिंग समझ में आया।
हु वर रेडी टू सेक्रीफाइस, जो कि क्या थे, सेक्रीफाइस यानी कि त्याग करने के लिए भी तैयार थे, अपनी लाइफ को, अपने जीवन को भी त्याग करने के लिए तैयार थे, जस्ट फॉर फ्रीडम ऑफ देयर पीपल्स, सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों के आजादी के लिए वो अपना जान भी जोखिम पर देने के लिए तैयार थे। तो तब उन्होंने ये देखा कि ये होता है साहस, ये होता है हिम्मत, कि आप अपने लिए कुछ नहीं करो बल्कि अपने देश के लोगों के लिए कुछ करो। तो वहीं से इन्होंने करेज का मीनिंग समझा। क्वेश्चन आ सकता है, करेज का मीनिंग उन्होंने क्या समझा? ठीक है, तो करेज का मीनिंग उन्होंने यही समझा कि लोग जो है वो क्या करते हैं, अपने लोगों के लिए, अपने कंट्री के लोगों के लिए वो अपनी लाइफ तक को सेक्रीफाइस कर देते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर पॉइंट, 12 पॉइंट क्या है? एवरी मैन हैज ट्विन रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर एक इंसान की 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और यहां रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आपके चैप्टर में एक बहुत अच्छा वर्ड दिया गया है, वो है ऑब्लिगेशन। अगर आपको याद हो तो, ठीक है, ऑब्लिगेशन आपको ये वर्ड दिया हुआ है और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे बहुत बार क्वेश्चन आता है कि वो ट्विन ऑब्लिगेशन क्या थे और उसको फिलफिल नहीं कर पाते थे तो उसका क्या अर्थ था। तो इस तरह से 2 ऑब्लिगेशन थे। कौन कौन से थे? पहला तो था उनकी फैमिली के लिए, फॉर हिज फैमिली एंड फॉर हिज पीपल एंड कंट्री। और दूसरा ऑब्लिगेशन क्या था? दायित्व। ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है? दायित्व। और ट्विन का मतलब होता है 2, है ना? 2 दायित्व होते हैं, 2 जिम्मेदारियां होती हैं। 2 वर्ड्स मतलब की तरफ मैंने बता रखा है, ये वर्ड्स जो है आपको याद रखने होते हैं जिससे आप अपने क्वेश्चन में इनको कनेक्ट करते हुए अपने आंसर को लिख सकते हैं। तो 2 इनकी जिम्मेदारियां होती हैं हर एक इंसान के लिए। आप भी अगर एज अ ह्यूमन है तो आप क्या करोगे? आपकी भी 2 जिम्मेदारी होती है ना। एक हमारी होती है, जैसे अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो एक जिम्मेदारी आपकी अपने ऊपर बनती है और एक जिम्मेदारी कहाँ पर बनती है? आपकी अपने घर के लिए बनती है। अब जैसे मैं बोलूँ तो मेरे लिए भी 2 जिम्मेदारियां, एक मेरी अपने प्रोफेशनल लाइफ के लिए होती है, दूसरी जिम्मेदारी मेरे घर के लिए होती है, जहां मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरे घर वाले, मेरे मम्मी पापा सब होते हैं। वहीं दूसरी तरफ मेरे यहाँ के लोग हैं, जो मेरे ऑफिस के लोग हैं, मैं जिस समाज में रहती हूँ वो भी मेरा एक क्या है, वो भी मेरी जिम्मेदारी है कि मैं एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ यहाँ के पीपल के अकॉर्डिंग, यहाँ के लोगों के हिसाब से मुझे भी रहना होता है। कुछ हमारे समाज के कायदे कानून होते हैं, वो सब चीज़ें हमारे लिए होती हैं। तो ऐसे ही एक इंसान के लिए, हर एक मैन के लिए, एवरी मैन हैज़ क्या होती हैं? हर मैन की 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। एक होती है उनकी फैमिली की तरफ और दूसरी होती है उनके लोगों और उनकी कंट्री की तरफ। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट देखते हैं। अब तीसरा 13 पॉइंट क्या कहा है? अब इसी से रिलेटेड 13 पॉइंट कहा है कि अगर आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं, अब देखो, अब आप जैसे दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप दोनों कर सकते हो ना, कि आप घर को भी संभालते हो, आप समाज भी देखते हो, शादी पार्टी में भी जाते हो, लोगों के आने जाने में भी जाते हो, आप घर पे भी अपने काम करते हो, आप ऑफिस भी जाते हो, या आप स्कूल के अकॉर्डिंग भी अगर आप अपने एज अ स्टूडेंट अगर आप देखो तो आपके भी दायित्व है। आप स्कूल जाते हो, आप पढ़ाई करते हो, वो आपका एक दायित्व है। फिर उससे रिलेटेड आपके समाज से भी कुछ राइट्स होते हैं आपके पास, कि या दायित्व भी बोला जाए कि दायित्व भी होते हैं कि आपको कहीं जाना होता है, कोई आपको बुलाता है तो आपको वहाँ जाना होता है, शादी में जाते हो तो वो एक समाज के लिए होता है। नेक्स्ट, अगर आप घर से रह रहे हो तो आपके घर के भी कुछ दायित्व होते हैं, कुछ बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है जो आपको एज अ घर में रहकर आपको जिम्मेदारियां पूरी करनी होती हैं। तो हर किसी जिम्मेदारी में होते हैं, लेकिन हमको ये दोनों जिम्मेदारी पूरी करने की आज़ादी है ना। हाँ भाई, आज़ादी है, हम सब कुछ कर सकते हैं, हमको सारी चीज़ें करने की आज़ादी है। बट साउथ अफ्रीका में ऐसा नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि ब्लैक लोग जो थे ना, उनको ये जिम्मेदारियां पूरी नहीं करनी थी। वो एक ही जिम्मेदारी पूरी करते थे, वो थी उनकी किसके प्रति? अपने देश के प्रति। यानी जैसा वो कहते थे व्हाइट लोग, वैसा ही उनको करना होता था। अगर उन्होंने उसके खिलाफ अगर कुछ करने की कोशिश की तो फिर वो क्या करते थे? उनको आइसोलेट कर देते थे, मतलब हटा देते थे, उनको अपने परिवार से दूर कर देते थे। मान लो अगर उनकी परिवार की कोई इच्छा है और वो इच्छा अगर उनको पूरी करनी है तो वो दायित्व उनके पास नहीं था। उनका एक ही दायित्व था जो कि देश के लिए था, जैसा वो बोलते थे वैसा ही करना होता था। अगर आपने उससे हट के कुछ किया तो फिर आपको जेल हो जाती थी। इफ एनी ब्लैक ट्राइड, अगर कोई ब्लैक जो था, अगर वो ट्राई करता था, कोशिश करता था टू लिव लाइक अ फ्री ह्यूमन बीइंग, अगर वो ऐसी कोशिश करता था कि वो एक आज़ाद, एक नॉर्मल इंसान है जैसे कि हम लोग हैं, हमको कोई पकड़ सकता है क्या?
अगर हम घर के काम करें और फिर अपने घर के काम ना करके हम कुछ और कुछ देश का कुछ करें, तो कोई ऐसे रोकेगा क्या? ये नहीं, तुम एक ही कर सकते हो, या तो घर को देखो या तो बाहर को देखो। ऐसा नहीं ना, हमको फ्रीडम है। लेकिन ब्लैक लोगों के साथ क्या था कि अगर वो थोड़ी सी भी कोशिश करते थे ना कि अगर एज अ ह्यूमन बीइंग बन के वो कुछ फ्री होकर कुछ कार्य करे, ही हैज पनिश्ड, उनको क्या किया जाता था? पनिश किया जाता था, और फिर उनको आइसोलेट कर दिया जाता था। कहां से? उनको बेदखल अलग कर दिया जाता था अपनी फैमिली से और अपनी कम्युनिटी से, मतलब अपने समाज से। ठीक है, समाज से उनको आइसोलेट कर दिया जाता था, अलग कर दिया जाता था। 14 नंबर देख लेते हैं। मंडेला realized that not only he but his brother and sister were also deprived of freedom. मंडेला ने रियलाइज किया, मंडेला ने क्या रियलाइज किया? उन्होंने रियलाइज किया कि नॉट ओनली ही, सिर्फ वो ही नहीं बल्कि उसके ब्रदर यानी उसके देश के जो भाई लोग हैं, जो बहनें हैं, वो भी क्या हैं? वंचित हैं इस आजादी से। तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपको फ्रीडम से रिलेटेड आपने देखा होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहां पूछा जाता है कि फ्रीडम का मतलब क्या है। तो फ्रीडम का एक्चुअल मीनिंग ये नहीं है कि फ्रीडम मीन्स जस्ट फ्रीडम हो कि कहीं भी आ जा सको। फ्रीडम का एक्चुअल मीनिंग होता है कि फ्रीडम कभी भी डिवाइजेबल नहीं होती है, बटी हुई नहीं होती है कि आप ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो। फ्रीडम मीन्स फ्रीडम होता है। आप यहां पर बैठे हो घर में, आपको फ्रीडम क्या दे रखी है कि आप घर के अंदर कहीं भी घूम सकते हो, या थोड़ी सी और फ्रीडम दे दी कि घर के बाहर जो है गार्डन वार्डन है वहीं घूम सकते हो। फिर तीसरी फ्रीडम या तो इतनी और दे देंगे कि भाई अपने कॉलोनी के आसपास घूम सकते हो। तो क्या वो फ्रीडम है? नहीं, क्योंकि फ्रीडम डिवाइजेबल नहीं होती है कि हाँ उसको डिवाइड करके रख दो। फ्रीडम इनडिवाइजेबल होती है, वो कभी बांट नहीं सकते हम कि हाँ आप बांट दो, बोलो कि ये फ्रीडम तो दे तो रखिए इसको, वो फ्रीडम तो हो ही नहीं सकती, किसी भी एंगल में फ्रीडम नहीं हो सकती। तो फ्रीडम जो है वो उनके लिए, उनको तब फील हुआ कि मैं ही नहीं, मेरे जैसे मेरे देश के जो मेरे भाई हैं, जो बहन हैं, वो भी क्या है? वो भी वंचित है इस फ्रीडम से। ठीक है, आगे देखते हैं। 15 नंबर, हिज डिजायर, उसकी इच्छा। ठीक है, डिजायर मीन्स इच्छा। इच्छा क्या थी? फॉर द फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ हिज पीपल मेड हिम अ रेबल। और उसको फिर क्या इच्छा हो गई? उसकी इच्छा हो गई, वो ये इच्छा हो गई उसको कि मेरे को जो फ्रीडम मिले, मेरे को और मेरे जो लोग हैं उनको सम्मान के साथ जो है आजादी मिले। और इसी के लिए उन्होंने क्या वो क्या बन गए? एक विद्रोही बन गए। क्योंकि इससे पहले जो नेल्सन मंडेला थे उनको फिर भी फ्रीडम थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मैं भी कोई फ्रीडम नहीं है, मतलब नेल्सन मंडेला को फिर भी कहीं आने जाने की या कुछ कार्य करने की फ्रीडम थी, बट जब उन्होंने देखा कि मेरे देश के जो लोग हैं उनको फ्रीडम नहीं है, तब उनको ये समझ में आया कि ये ही क्या, मैं भी फ्री नहीं हूं, मैं भी इनका गुलाम बना हुआ हूं। और तब उनको लगा कि मुझे क्या करना है। फिर उनकी इच्छा हो गई और हंगर बन चुकी, वो उनके लिए क्या बन चुकी थी? एक हंगर, एक भूख बन चुकी थी फॉर फ्रीडम। ये क्वेश्चन भी आ सकता है हंगर फॉर फ्रीडम से रिलेटेड, कि तब उनकी भूख बन चुकी थी कि उनको क्या करना है? उनको फ्री करवाना है अपने लोगों को। डिग्निटी ऑफ हिज पीपल मेड हिम क्या बना दिया? विद्रोही। उनको फिर उन्होंने विद्रोही बना दिया। फिर वो क्या बन चुके थे? एक मॉन्क बन चुके थे। कैसे बन चुके थे कि अब वो एक साधु टाइप बन चुके थे। उन्होंने घर बार त्याग दिया था और बिल्कुल ऐसे रहते थे जैसे कि वो एक साधु टाइप में रहते हैं। तो वो सारी चीजें उन्होंने त्याग दी और फिर वो अपनी लाइफ जो है सिर्फ और सिर्फ इसी में ले गए कि मुझे मेरे लोगों को क्या करना है? आजाद करवाना है। और तब उनकी लाइफ जो है चेंज हो गई। इससे पहले वो एक मैन थे जिनका अपना एक फैमिली था, वो किसी के बेटे थे, किसी के पापा थे, लेकिन जब उनको ये पता चला कि एक्चुअल फ्रीडम तो ये है ही नहीं, तब उन्होंने ये सब कुछ जो है त्याग दिया और वो बन चुके एक मंक। लास्ट पॉइंट है, ही रियलाइज्ड दैट फ्रीडम इज इनडिवाइजेबल। और तब उनको रियलाइज हुआ कि फ्रीडम क्या है? वो एक अभाज्य नहीं है, मतलब उसको आप बांट नहीं सकते हो। वो तो फ्रीडम को आप बांटने वाली चीज नहीं होती है। तब उनको ये सारी चीजें रियलाइज हुई कि ऐसा नहीं है कि फ्रीडम मीन्स आप किसी चीज की फ्रीडम दे दो कि ये यहाँ तक है, ये यहाँ तक है। क्योंकि जब वो छोटे थे तब उनको लगता था कि एज अ बच्चा उसकी फ्रीडम कैसी होगी कि भाई खेतों में चले जाओ, नदी में नहा लो। एक बच्चे के लिए वो फ्रीडम होती है।
जब वो एक बच्चा, जब एक वो स्टूडेंट बनता है, एक बालक मतलब एक विद्यार्थी बनता है, तो उसको लगता है कि मैं जो पढूं, मैं जो करूं, मैं कहीं भी बाहर जाऊं, कहीं भी रह लूं, मेरे लिए वो आज़ादी है। एक बच्चे के हिसाब से ये आज़ादी होती है। जब एक जवान हो जाता है तो उसके लिए क्या आज़ादी होती है? उसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं कि उसको अपने हिसाब से ज़िंदगी जीनी है, अपने हिसाब से कमाना है, शादी करनी है, फैमिली बनानी है। एज अ यंग मैन उनकी वो इच्छाएं होती है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मेरे कंट्री के लोग जो हैं वो ही आज़ाद नहीं हैं, तब उनको एक्चुअल मीनिंग समझ में आया कि फ्रीडम का मीनिंग ये नहीं होता है। फ्रीडम का एक्चुअल मीनिंग तो क्या होता है कि फ्रीडम मीन्स फ्रीडम वो कोई इंडिविजिबल नहीं होती है। तब उनको ये बात समझ में आई। ठीक है, तो ये कुछ हमने समरी जो है उसको हमने पॉइंट्स के थ्रू समझा ताकि हमको चैप्टर एक बार रिकॉल हो जाए, क्योंकि अगर हम आंसर राइटिंग डायरेक्ट करेंगे तो वो भी हम नहीं कर पाएंगे। हमको चैप्टर इतने टाइम पहले पढ़ा होगा या अभी कुछ टाइम पहले पढ़ा होगा, लेकिन कुछ वर्ड्स जो होते हैं जो हमको यहाँ पर दिख जाते हैं वो वर्ड्स हमको अभी आंसर में यूज़ करने होते हैं, तो उसके लिए हमको एक समरी देखनी होती है। तो ये समरी आपको, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ये चैप्टर भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं हमारे मेन पॉइंट पर, जो कि है कैरेक्टर स्केच, जहां से पूछा जाता है नेल्सन मंडेला का कैरेक्टर स्केच कि क्या है, तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो पानी वानी पीना हो तो फिर से पानी वानी पी के फिर से बैठ जाओ। अब देखते हैं हम कैरेक्टर स्केच, क्योंकि इसके बाद स्टार्ट हो जाएगा हमारा मेन काम, जो कि है आंसर राइटिंग। ठीक है, चलिए नेल्सन मंडेला कैरेक्टर स्केच क्या है? कैरेक्टर स्केच यानी कि चरित्र चित्रण देखते हैं। नेल्सन मंडेला जो थे वॉज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल द ब्लैक हीरोज हु वेग्ड a relentless fight against the racial regime in the South Africa। क्या है? नेल्सन मंडेला जो थे वो सबसे टॉलेस्ट थे, किसमें? सबसे बड़े थे। सबसे बड़े मीन्स कि ब्लैक हीरोज में सबसे पहला नाम उनका आता है, क्योंकि उन्होंने क्या किया था? हु मतलब जो नेल्सन मंडेला है उनके लिए बात की जा रही है। हु वेग्ड, जिन्होंने, वेग्ड मीन्स होता है लागू किया। क्या किया? रेलेंटलेस यानी कि कठोर फाइट की अगेंस्ट द रेशियल रेजिमेंट, यानी नस्लीय शासन जो है उसके खिलाफ उन्होंने एक बहुत ही कठोर फाइट की। तो कठोर फाइट के लिए आप क्या लिखेंगे? रेलेंटलेस यानी कि कठोर फाइट की। ये ऐसे पहले व्यक्ति थे, ब्लैक हीरोज थे। He suffered untold suffering and torture in prison, but led the country to install the first। क्या किया था उन्होंने? वो जो थे उन्होंने सफर किया था, अनटोल्ड मतलब ना कही जाने वाली ऐसी यातनाओं को उन्होंने सहा था, जो उनको टॉर्चर किया गया था उनको सहा था, तकलीफों को सहा था। सफरिंग मीन्स तकलीफों को सहा था, बहुत सारी यातनाएं उन पर की गई थी। कहां पर? प्रिजन में यानी कि जेल में। ठीक है, इसको बोलते हैं जेल, इनको बोलते हैं सहना, है ना। ये टॉर्चर मतलब यातनाएं। ठीक है, बहुत सारी यातनाएं जो हैं उन्होंने सही थी। अब यहां से एक और क्वेश्चन भी निकल सकता है, मुझे पढ़ते पढ़ते अभी दिखा। क्या क्वेश्चन निकल सकता है कि उनकी प्रिजन में लाइफ कैसी थी, है ना, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो उसके लिए आप यहां से कुछ देख सकते हो। कुल मिला के आपको सारी चीजें पढ़नी है, क्योंकि क्वेश्चन देखो आपकी बुक से उठ के सीधा नहीं आएगा। क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, घूम फिर के कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। आपको बस पता होना चाहिए कि हमने चैप्टर में क्या पढ़ रखा है। ठीक है, तो क्या हुआ था? टॉर्चर हुआ था उनका प्रिजन में, बट उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी कंट्री को जो है कैसा बनाया? उन्होंने अपनी कंट्री को फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट इन साउथ अफ्रीका। उन्होंने अपनी कंट्री को कैसा बनाया? लोकतंत्रीय गवर्नमेंट जो है, सरकार वैसा बनाया। ठीक है, लोकतंत्रीय मतलब कि जहां पर लोगों को अपनी मर्जी से काम करने की फ्रीडम हो, ऐसा उन्होंने ये पूरा देश बनाया, वो ऐसी वाली उन्होंने सरकार बनाई। तो पहले वो ऐसे हीरो थे। ठीक है, नेक्स्ट, ही इज ग्रेटफुल इन acknowledging the unimaginable sacrifices of the thousands of black heroes for the freedom of their people। और वो क्या थे? वो बहुत ही महान, कैसे थे? स्वीकार करने वाले, ऐसे अनइमेजिनेबल मतलब कि जिसको आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो, अकल्पनीय। ठीक है, अकल्पनीय त्याग, सैक्रिफाइस मीन्स होता है त्याग। ऐसे उन्होंने त्याग किए जिनको आप सोच भी नहीं सकते, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसे त्याग उन्होंने किए
थाउजेंड ऑफ ब्लैक हीरोज फॉर द फ्रीडम ऑफ देयर पीपल। ऐसे बहुत से लोग थे, ब्लैक लोग, जिन्होंने अपने लिए, अपने लोगों के लिए, अपने देश के लोगों के लिए, उनकी आज़ादी के लिए इतने ज़्यादा त्याग किए कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। He had a wider vision of humanity। उनका बहुत बड़ा, वाइडर मतलब कि बहुत ही बड़ा दायरा था सोचने का, किसके लिए? ह्यूमैनिटी के लिए, यानी कि मानवता के लिए। मानवता के लिए उनके सोचने का दायरा बहुत ही बड़ा था, जितना हम सोच भी नहीं सकते। अब है ना, नॉर्मल लोग हों वो क्या करेंगे, अरे हमारा काम हो रहा है, बाकी का हो नहीं हो, हमको क्या करना, देश में बाकी चीजें हो रही है नहीं हो रही है, हमको क्या करना, हमारा तो कोई काम ही नहीं, हम अपनी लाइफ जी रहे हैं, दैट्स इट। बट नेल्सन मंडेला ऐसे नहीं थे। वो चाहते तो आराम से रहते, क्योंकि उनको तो बहुत सारी फ्रीडम्स मिली हुई थी। वो किसी पार्टी में थे तो उनका उसके अकॉर्डिंग उनको कुछ बाकी लोगों से ज़्यादा उनको फ्रीडम मिली थी। बट वो चाहते तो अपनी ज़िंदगी ऐसे निकाल लेते, लेकिन जब उन्होंने देखा कि अरे मैं भी तो इसी देश का इंसान हूँ, मुझे बस थोड़ी सी ज़्यादा फ्रीडम मिल गई, इसलिए मैं अपने आप को लकी मान रहा हूँ, तो वो चीज़ उन्होंने नहीं मानी और उन्होंने सोचा कि मैं भी इनके जैसा ही हूँ और मुझे भी इनके जैसा ही आगे बढ़ना है और सबको अपने साथ लेके बढ़ना है। इसलिए उन्होंने वो जो उनको नौकरी थी, जो सब चीज़ें थी, वो सब उन्होंने ठुकरा दी। फॉर हिम फ्रीडम वॉज कॉम्प्रिहेंसिव एंड कुडंट बी डिवाइडेड। और उनका जो विजन था वो बहुत ही बड़ा था, बहुत ही बड़ा, मतलब कि उनके सोचने का दायरा बहुत बड़ा था। इसके लिए उन्होंने हिम फ्रीडम वॉज कॉम्प्रिहेंसिव, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि मुझे जो मेरे पास जो आज़ादी है वो बहुत बड़ी है, लेकिन उन्होंने फिर ये कहा कुडंट बी डिवाइडेड, कि उन्होंने फिर ये भी बात बोली कि फ्रीडम जो है वो डिवाइडेड नहीं होती है। तो उनका ये जो सोचना था वो गलत था और उस चीज़ को उन्होंने, उनके सोचने का जो विस्तार था वो बहुत ही बड़ा था। तो इस तरह से वो एक बहुत वाइडर विजन वाले थे। आंसर राइटिंग, ठीक है, तो ये था इसका कैरेक्टर स्केच जो कि नेल्सन मंडेला का है। तो क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट लाइन आप यहाँ से निकाल सकते हो, तो फर्स्ट ये वाली तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो एक ब्लैक हीरोज थे जिन्होंने अगेंस्ट किया था और एक ऐसी सरकार बनाई थी जो कि ऐसा शासन बनाया था जो कि कैसा था, नॉन रेशियल था। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है, उन्होंने बहुत सारी सफरिंग और टॉर्चर जो है प्रिजन्स में देखे, ये लिख सकते हो। उसके बाद आप लिख सकते हो ही इज ग्रेटफुल इन एक्नॉलेजिंग the unimaginable sacrifices of the thousands of black heroes for the freedom of their peoples। तो कुछ ये आप कैरेक्टर स्केच के लिए आप कुछ पॉइंट्स इसमें से लिख सकते हो। क्लियर, आगे बढ़े। अब काम आता है मेन, वो है आंसर राइटिंग। तो आंसर राइटिंग देखो बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं सारे क्वेश्चन नहीं ले सकती, आपको भी पता है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर उसको लिखने बैठेंगे तो पता नहीं वीडियो कितनी लंबी चली जाएगी, है ना। बस हमारा मेन टारगेट है आंसर लिखने का, ट्राई करना कि कैसे हम आंसर लिख सकते हैं, तो हम उस चीज़ पे करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि बहुत कॉमन क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है, तो वो कॉमन क्वेश्चन क्या है, वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस, कहाँ पर हुई थी वो सेरेमनी जो है वो कहाँ हुई थी। तो आई थिंक आप में से बहुत से बच्चे इसका आंसर जानते होंगे और कई बार अगर चैप्टर को पढ़ा होगा तो वहाँ से आप इसका आंसर बिल्कुल अच्छे से लिख सकते हो, लेकिन हम फिर भी ट्राई करेंगे कि हमें एक अच्छा आंसर कैसे लिखना है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर कि भाई वो जो सेरेमनी हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, वो हुई थी जहाँ हुई थी वो आप बता देंगे कि भाई इस जगह हुई थी, तो यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया यहीं हुई थी, राइट। लेकिन इस चीज़ में आप बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो, मैं आपको बताऊंगी कि आप इसको बहुत तरीके से कैसे कैसे लिख सकते हो। लिखना बहुत अच्छा है, लेकिन अच्छा लिखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आंसर राइटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे आंसर। आज मैं ट्राई करके आई हूँ कि मैं एक अच्छी राइटिंग में लिखूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, थोड़ा टाइम लग सकता है इसलिए अच्छे से लिखेंगे। चलिए आंसर लिखना शुरू करते हैं। इसको डिवाइड कर लेते हैं हम नंबरिंग में। सबसे पहले 1 नंबर में आए तो, 2 में आए तो, इतने में ही आएगा, इससे ज़्यादा तो नहीं आएगा, छोटा सा क्वेश्चन है तो ऐसे ही आएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। क्या लिखेंगे कि भाई सबसे पहले देखेंगे कि कौन से टेंस में है, तो जी डिड में है, तो हमको बनाना है पास्ट में। अच्छा, एक बच्चे ने मुझे डाउट ग्रुप में क्वेश्चन लिखा था कि मैम जो लंच वाला चैप्टर हमने किया था तो वहाँ पर क्वेश्चन था प्रेजेंट में, लेकिन मैंने लिखा था ही थॉट करके लिखा था। तो वहाँ पर अगर आप देखो, जब कभी ऐसा है ना, तो इस तरह से नहीं होता है कि आप क्वेश्चन है तो आप पास्ट में तो पूरा आंसर पास्ट में लिखते हैं। भाई ऐसा भी तो होता है ना कि कई बार प्रेजेंट में कोई बात बोलते हैं और हम पास्ट के लिए भी तो कहते हैं कि उसने फिर ऐसा सोचा, फिर ये होगा, ये होगा, ऐसे भी तो बोलते हैं ना हम। तो आप हिंदी में जैसे बोल रहे हो ना, वैसे ही उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। आप ज़्यादा ये मत सोचो कि अच्छा कोई चीज़ पास्ट में है तो वो पूरा आंसर ही पास्ट में होगा,
बिल्कुल पास्ट में ही होगा। लेकिन अगर आप उस पास्ट में अगर कोई फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो आप फ्यूचर वाले वर्ड यूज करोगे, फ्यूचर टेंस यूज करोगे। तो जैसा आप आंसर लिखते हो, जैसे आप हिंदी बोलते हो, अब आप ऐसे बोलोगे उसने सोचा, तो ऐसा सोचा तो क्या हुआ, पास्ट में हुआ ना। वह सोचता, अगर वह सोचता लिखते तो फिर आप अपना प्रेजेंट यूज करते हैं। लेकिन अपने आप बोल ही हिंदी में रहे हो कि उसने सोचा कि गॉड जो है मुझे कभी भी मना नहीं करेंगे, ऐसा बोल रहे हो, तो फिर तो वो पास्ट हुआ ना। तो अगर पास्ट हुआ तो पास्ट में यूज करोगे। तो ये थोड़ा सा आप कॉमन सेंस यूज करो कि जब मैं जैसी लाइन बोल रहा हूं या बोल रही हूं हिंदी के अकॉर्डिंग, वैसा ही आपको ट्रांसलेट करते समय अपने टेंस को यूज करना है। सिंपल सी चीज है। अगर आपको लगता है तो आप अपने आंसर को हिंदी में पहले लिख लिया करो, तो वहां से आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि मैं कैसे बोल रहा हूं और फिर मैं लिख कैसे रहा हूं। ठीक है, अब जैसे मैं ये वाला क्वेश्चन लेती हूं, वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस, कहां पर हुई थी सेरेमनी, तो आप कैसे बोलोगे, वहां पर हुई थी बोल रहे हो ना, ऐसे पास्ट में बोल रहे हो तो पास्ट यूज करेंगे। अगर ऐसे बोलते होती 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 बोलते या होती है ऐसा बोलते, तब हम प्रेजेंट यूज करते। लेकिन अब तो हम बता रहे हैं कि भाई वहां हुई थी, उस दिन की बात करें तो हम ऑब्वियसली हम पास्ट ही यूज करेंगे। ठीक है, अब क्या है, वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस, इसका सिंपल आंसर हम क्या लिखेंगे। अगर हम 1 मार्क्स में लिखना है तो 2 लाइन में हम इस आंसर को खत्म कर सकते हैं, क्योंकि 1 नंबर का मीनिंग हो गया कि आप 1 से 2 लाइन में आंसर को खत्म करो। तो कैसे लिखोगे, अगर आपको ये लिखना है तो पास्ट में है तो कैसे लिखेंगे, द सेरेमनीज, टेक का क्या बन जाएगा, टुक बन जाएगा। took place the union building took place union building in Pretoria। ठीक है, इतना आंसर लिखोगे आप। अब मैं इसी आंसर को हर एक, अगर सिंपल बच्चा लिखेगा वो ऐसे आंसर लिखेगा, राइट। अब इसी आंसर को मैं आपको एक अलग तरीके से लिख के दिखाती हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे और डाल देती हूँ। आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, थोड़ा सा अच्छा बताने के लिए 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग ये सफिशिएंट है। लेकिन आप अगर इसमें और चीजें डाल दोगे तो हो सकता है एग्जामिनर बोलेगा कि अरे ये 1 मार्क्स में है, इसने इतना लिखा है, कुछ और भी था चैप्टर में जो इससे रिलेटेड था, वो नहीं लिखा है इस बच्चे ने। तो हो सकता है आपको 1 का कितना मिल जाए, 3 एंड कितना मिल जाए, हाफ मिल जाए या 3/4 मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, इतना मिल जाए। लेकिन अगर आपको एक करेक्ट आंसर लिखना है तो आपको देखना होगा कि मैं इसमें और क्या चीज है जो चैप्टर से रिलेटेड है, जो मैंने मिस की है। तो वो है कौन सा, वो मैं बता रही हूँ। वो है, अब फिर से मैं आंसर को लिख रही हूँ, द सेरेमनी टुक प्लेस कहां हुआ था, वो हुआ था द लवली सैंडस्टोन, है ना, लवली सैंडस्टोन्स, वो क्या था, एम्फी थिएटर था, एम्फी थिएटर ठीक है, एम्फी थिएटर, सैंडस्टॉर्म एम्फी थिएटर फॉर्म्ड बाय, किससे बना था ना, कहां बना था, फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग बिल्डिंग्स प्रिटोरिया। ठीक है, ये आ रहा है ना, ये हो गया हमारा एक अच्छा आंसर जो हम कह सकते हैं। अब एक बार चेक कर लो कहीं कुछ स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, प्रिटोरिया का पी कैपिटल लिख देना। ठीक है, ये हो गया एक अच्छा आंसर। अब अगर आप ये 1 मार्क्स में अगर आता है तो डेफिनेटली 1 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, ये 2 मार्क्स के लिए भी जस्टिफाई है, आप इसमें 2 मार्क्स का भी ये काम करेगा। तो देखो लिखने का तरीका है, एक क्वेश्चन आंसर वही है, हमने लिखा है, बस कुछ 2-3 वर्ड्स जो हैं जो हमको बुक में हैं वो हमको अगर उस टाइम पर ध्यान आ जाता है, याद आ जाते हैं तो हम लिख देते हैं उस चीज को। अब एक चीज और बता देती हूं, अब अगर आपको मान लो इस आंसर को और अच्छा दिखाना है, यानी कि एक मैजिकल इफेक्ट देना है, तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज करनी होगी और वहां से ये बहुत निखर के दिखेगा ये आंसर। और वो क्या है, वो है
इसके आगे सिर्फ क्या लिख दो, इन 10th में, बस इतना लिख दो, इन 10th में द सेरेमनी टुक प्लेस, द लवली, ये लिख दोगे तो एग्जामिनर बोलेगा भाई इस बच्चे को तो डेट भी पता है कि किस दिन हुआ था ये। तो 10th में देखते ही वो इंप्रेस हो जाएंगे और आपको बोलेंगे लो बच्चा 2 में से 2। ठीक है, तो कुछ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको आंसर में करनी होती हैं। तो जब भी आप एक आंसर लिखो एक नजर जरूर मारा करो कि क्या मैं इसमें और कुछ कर सकता हूं या कुछ ऐसी 1-2 चीज डाल सकता हूं जिससे कि ये और अच्छा दिखे। तो ये ऐसा नहीं होगा कि सीधा पेपर में जाके होगा, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अभी से। तो आप जब भी चैप्टर को कंप्लीट करते हो, जैसे आज अगर आपको ये लेक्चर मिला है तो आज इसको जब आपने पढ़ लिया, पढ़ के उसी टाइम बैठ करके इसके तरह ही दूसरे जो आपके बुक में और क्वेश्चन है उनको लिख लो, भले ही देख के लिख लो लेकिन लिखो। लिखने की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको आएगा। तो अब आपको ये एक्सक्यूज नहीं लेना है कि अरे हमको आंसर लिखना नहीं आता है, मैंने कुछ अलग से कुछ नहीं किया, बस मुझे कुछ लाइंस पता है चैप्टर की, उसी से रिलेटेड मैंने पूरा आंसर बनाया है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला। मंडेला के लिए करेज का मीनिंग क्या है? तो मंडेला के लिए करेज का मीनिंग अगर हम हिंदी में देखें तो आपने चैप्टर में एक लाइन पढ़ी थी कि मंडेला का करेज का मीनिंग ये है कि उसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी चीज से आप डर, मतलब एब्सेंस ऑफ फियर, कि भाई आपको डर नहीं है, उसको करेज नहीं कहते हैं। करेज का मीनिंग क्या होता है? आप उस डर पे जीत हासिल करते हो, उसको करेज कहते हैं, है ना, यही होता है इसका मतलब। अब मैं इसको फिर से डिवाइड कर देती हूँ 2 और 3 के मार्क्स में, या 1 to 3 में भी ले लेते हैं। तो ऑलमोस्ट 1 और 2 सेम ही होता है, बस आपको कुछ वर्ड्स को डालना होता है, इससे वो 1 और 2 का बन जाता है। ठीक है, 3 को भी इसको बनाना सीखेंगे। अब देखो व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला। मंडेला के लिए साहस का मतलब क्या था? मंडेला के लिए साहस का मतलब था कि आप किसी चीज से डरते नहीं हो बल्कि आप उस पर जीत हासिल करते हो। अब आप इसको कैसे लिखोगे? आप इसको हिंदी में सोचो कैसे लिखोगे। मंडेला जो भी है, ठीक है, मंडेला लिख दिया हमने, शॉर्ट में लिख रहे हैं ना। मंडेला का मतलब था क्या कि डर नहीं होना चाहिए, डर नहीं बल्कि डर पर जीत हासिल करना ना। यही होता है, यही था। अब उन्होंने एक और चीज भी कही थी। अब ये सब चीजें आपको चैप्टर पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएगी कि चैप्टर में और क्या क्या था। उन्होंने एक ये चीज भी कही थी कि ब्रेव जो होते हैं वो डरते नहीं हैं बल्कि उससे ओवरकम करते हैं और क्या करते हैं, डर पे काबू पाते हैं। ठीक है, उन्होंने ये बात कही थी कि बहादुर लोग जो होते हैं डरते नहीं हैं बल्कि क्या करते हैं, डर पर काबू पाते हैं। ठीक है, डर पे काबू करते हैं। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। अब आपको यहां से अगर कुछ पढ़ोगे तो डर का मतलब तो आपको पता है, इसको आप फियर भी बोलते हैं, अफ्रेड भी बोलते हैं, 2 चीजें बोल सकते हैं। जीत का मतलब क्या होता है? जीत का मतलब विन नहीं, ट्रायम्फ लिखेंगे, वो ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, ट्रायम्फ। और काबू का मतलब क्या होता है? किसी चीज पे काबू पाना, तो उसको हम कहते हैं कॉन्कर। ठीक है, कॉन्कर बोलते हैं। नेक्स्ट, डर का मैंने बता ही दिया। बहादुर को ब्रेव मैन कहते हैं। अब कुछ कुछ चीजें हमको समझ में आ गई, अब हम अपना आंसर जो है लिख सकते हैं। ठीक है, इसको यहाँ रहने देते हैं, बट फिर आंसर के रिप्लेस कम होगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं रख देती हूँ, मैं यहाँ से यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, इतना हम इसको बांट देते हैं। अब लिखते हैं आंसर। What does courage mean to मंडेला? तो हम लिखेंगे courage doesn't या does not mean, courage का मतलब क्या होता है? courage does not mean, courage का मतलब ये नहीं होता है, क्या नहीं होता है? courage does not mean absence of fear। ठीक है, absence of fear, but the triumph,
TRIUMPH, ट्रायम्फ ओवर इट। ओवर इट मैंने क्यों लिखा? ओवर इट मतलब कि उसके ऊपर, जबकि ओवर इट किसके ऊपर? इट मीन्स अगर मैं इट के लिए फिर से यूज कर दूं कि फियर, तो मैंने वो नहीं यूज किया, मैंने ओवर इट यानी कि इसके ऊपर जीत हासिल करना। करेज डज नॉट मीन एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट। ठीक है, इतना लिख दिया। अब हम ये दूसरी लाइन जो है ये लिख सकते हैं कि बहादुर लोग वो होते हैं जो डर को फील नहीं करते हैं बल्कि उस डर के ऊपर क्या करते हैं? काबू पाते हैं। अब ये क्वेश्चन आपको बहुत तरीके से पूछा जा सकता है कि करेज का मीन मंडेला के लिए क्या था, करेज, व्हाट द करेज मीन्स, ऐसे भी आ जाए, मंडेला नहीं लिखा हुआ है तो आपको ये बहुत तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज करेज ऐसे पूछा जा सकता है, तो आपको इन सब के लिए यही आंसर लिखना है। ठीक है, आगे लिखते हैं। क्या था? ब्रेव मैन ना, द ब्रेव मैन, क्या पास्ट प्रेजेंट में चल रहा है ना, द ब्रेव मैन डज नॉट फील फियर बट, हु किसके लिए यूज करें? ब्रेव के लिए यूज करें, बट हु ही कॉन्कर और इसके लिए फील, अफ्रेड लिख सकते हो यहाँ पे, ये भी ठीक है ना, अफ्रेड फियर दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है करेज का मीनिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने वो सारे क्वेश्चन लेने की ट्राई किए हैं जो मैंने पॉइंट्स में कवर नहीं किया। मैंने करेज का ये वाला टॉपिक है नहीं कि कवर किया था पॉइंट्स में, इसलिए मैंने इसको एज अ क्वेश्चन में कवर कर लिया। चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है? इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत तरीके से लिखना सिखाऊंगी फिर से, क्योंकि ये बहुत सिंपल तरीके से पूछा जा सकता है। अब ये है आपके लिए कौन सा? लॉन्ग आंसर। ठीक है, ये लॉन्ग आंसर है। कैसे? ये एक लॉन्ग आंसर भी है, ये एक शॉर्ट आंसर भी बनेगा, दोनों तरह से बताऊंगी। एक शॉर्ट आंसर भी है। ठीक है, देखते हैं। हाउ डिड मंडेलास अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विथ एज एंड एक्सपीरियंस? मंडेला के लिए जो ये अंडरस्टैंडिंग थी किसके लिए? फ्रीडम से रिलेटेड, वो कैसे चेंज हुई एज एज के अकॉर्डिंग और उसके साथ साथ उसके एक्सपीरियंस। तो ये आपके लिए अगर एक नॉर्मल क्वेश्चन में आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में, तो ये 2 में आ सकता है, ये 3 में भी आ सकता है और ये 4 में भी आ सकता है, या फिर ये 6 में भी आ सकता है। कैसे भी आ सकता है ना, किसी भी तरह से आ सकता है। क्वेश्चन है तो किसी भी तरह से आ सकता है। आपको ध्यान रखना है कि मुझे आंसर को कैसे राइटिंग करना है। तो शुरू करते हैं आंसर को लिखना। सबसे पहले आपको देखो क्या कह रहा है कि अंडरस्टैंडिंग कैसे हुई थी उसकी एज से रिलेटेड। अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो एज से रिलेटेड मैंने आपको बताया भी था पॉइंट्स की। जब वो बच्चा था तो उसको था कि मैं कहीं भी जाऊं, किधर भी जाऊं, मुझे कोई रोके नहीं, है ना, ये थी। दूसरा पॉइंट था कि जब वो एज अ स्टूडेंट था तब उसको ये था कि मैं कुछ भी पढ़ूं, कुछ भी करूं, मुझे हर चीज़ की आज़ादी हो। फिर जब वो यंग एज में आया तब उसके लिए था कि मैं कैसे भी कमाऊं और मैं शादी करूं, मेरी फैमिली हो, इस तरह की उसकी इच्छाएं थी। तो हर बार उसके लिए फ्रीडम का मतलब अलग अलग था। अब आप अगर इसको 2 नंबर के हिसाब से सोचोगे तो क्या बोलोगे? आप लिखोगे हाउ डिड मंडेला अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फ्रीडम चेंज विथ द एज एंड एक्सपीरियंस। तो वो लिखोगे मंडेला अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज्ड विथ एज एज अ बॉयहुड। जब वो एज अ बॉय था तब उसके लिए क्या था? तब उसके लिए था फ्रीडम टू लिव वेयर दे वांट, ये जहां उसको इच्छा हो वहां वो जाए। एज अ स्टूडेंट व्हाट ही वांट वॉट एवर, ठीक है, उससे रिलेटेड फ्रीडम थी। और अगर थर्ड अगर आप यंग में बोलो तो उसकी बेसिक जो फ्रीडम्स थी उससे रिलेटेड था। तो आप सिंपल से अगर इसको आंसर लिखोगे तो क्या लिखोगे कि पहली चीज तो उसके लिए एक स्टूडेंट्स के पहले एक बॉय के लिए, तो बॉय के लिए लिख देंगे। एक स्टूडेंट के लिए था तो एक स्टूडेंट के अकॉर्डिंग लिखेंगे। एक हम क्या लिखेंगे? यंग के लिए लिखेंगे। तो मैं आपको पहले सीधा ही लॉन्ग लिखना सिखा देती हूँ और उसके बाद लॉन्ग मतलब 4 और 6 के अकॉर्डिंग लिखना सिखा देती हूँ। फिर मैं आपको बता दूंगी कि आप 2 और 3 में उसको कैसे डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो वो मैं आपको डिवाइड करना सिखा दूंगी। पहले मैं बड़ा लिख देती हूँ, बड़े को फिर आप छोटा करना मैं आपको सिखा दूंगी कि कहाँ से अगर एज अ 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में आएगा तो आप कैसे लिखोगे। क्योंकि देखो लिख तो अगर आपको याद रहेगा तो आप लिख लोगे, बट टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
पता चले है 2 या 3 नंबर का और हम तो लिख रहे हैं भाई 15-20 लाइनें और टाइम लग जाएगा इसमें, तो बाकी के क्वेश्चन जो है आप उनको अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो अगर कोई क्वेश्चन अच्छा आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप मार्क्स देखो कि मुझे मार्क्स कितने हैं, कितना कवर करना है, उसके अकॉर्डिंग आप करो, नहीं तो टाइम मैनेजमेंट नहीं करोगे तो क्वेश्चन छूट जाएंगे और आप फिर आगे नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे बाकी की चीजें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हाउ डिड मंडेलाज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फ्रीडम चेंज विद द एज एंड एक्सपीरियंस। तो मैं शुरू करती हूँ आंसर लिखना, आप मेरे साथ साथ देखते जाना। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इन बॉयहुड, बॉयहुड यानी कि जब वो उसका बचपन था, जब वो बच्चा था। इन बॉयहुड ही हैड ऑल द फ्रीडम। ठीक है, क्या क्या फ्रीडम थी, ही हैड ऑल द फ्रीडम्स, द फ्रीडम, फ्रीडम किस किस के लिए थी, द फ्रीडम टू क्या था, रन फील्ड्स। ठीक है, दूसरा क्या था, द फ्रीडम टू स्विम, उसको थी ना आजादी कि भाई वो स्ट्रीम में जाके तैर सकता है। ठीक है, स्विम द स्ट्रीम। और क्या आजादी थी उसको, द फ्रीडम हाँ, राइड द बुल्स। ठीक है, ये सारी फ्रीडम उसको किसमें थी, जब वो बच्चा था, जब छोटा था तब उसको ये आजादी थी। लेकिन जब वो क्या हुआ, जब वो एक स्टूडेंट बना तो कैसा हुआ, एज अ स्टूडेंट। अब आप चाहो इसको अच्छा दिखाना चाहो तो आप क्या करोगे, इसको यहां से हटा दो, यहां से हटा के इसको क्या करो, एक ऐसे स्टार बना के, जैसे पॉइंट बना दिया ना, ऐसे स्टार बना दो या एक डॉट लगा दो या पॉइंट 1 2 3 ऐसे कुछ भी लिख दो। तो इन बॉयहुड लगा के यहाँ पे अंडरलाइन कर देना। तो एग्जामिनर देखेंगे अच्छा बचपन के बारे में इन्होंने बताया है, ओके। फिर अब नेक्स्ट क्या लिख रहे हैं हम, एज अ स्टूडेंट। तो एज अ स्टूडेंट देखते ही वो समझ आएंगे, अच्छा अब स्टूडेंट के बारे में बता रहे हैं कि एज अ स्टूडेंट वो क्या चाहते थे। तो एज अ स्टूडेंट वो क्या चाहता था, एज अ स्टूडेंट ही वांटेड फ्रीडम, टू डू, एज अ स्टूडेंट ही वांटेड फ्रीडम टू डू व्हाट ही लाइक। ठीक है, टू रीड, भाई उसको पता था ना कि भाई कुछ भी करूं जो मुझे पसंद हो, टू रीड, टू गो एनीवेयर। एज ए स्टूडेंट हमको लगता है ना कि यार हम कहीं भी जाएं तो हमको कोई रोकने टोकने वाला नहीं हो, एनीवेयर। और उसको एक क्या था कि मैं बाहर रहूं, कुछ भी रात को बाहर रहूं तो वो भी चलेगा। एंड टू गो आउट, नहीं गो आउट तो लिख दिया, टू गो आउट एंड स्टे एट नाइट। ठीक है, ये था उसको कि एज अ स्टूडेंट मैं ये कर सकूं, मैं वांटेड कर सकूं, मैं फ्रीडम कर सकूं, मैं कुछ भी पढ़ सकूं, मैं कुछ भी रीड कर सकूं, जो मुझे पसंद हो मैं कर सकूं, जहां जाऊं मैं जा सकूं, जहां जाऊं वहां रहूं, कैसे भी रहूं, रात में बाहर रहूं, ये सब चीजें उसकी विश थी। अब एक बात आती है एज अ यंग, जब वो यंग था तब उसके लिए क्या था, तो उसके लिए अब यहाँ पे तो स्पेस है नहीं, मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, यहां लिखते हैं थर्ड के लिए। आप यूं फिर से पॉइंट डाल देना कि थर्ड नंबर पे कि उसको और क्या था, उसको ये था कि मैं जो हूं कैसा बन जाऊं, एज अ यंग मैन। एज अ यंग मैन ही yearned, उसको एज अ यंग मैन क्या चाहिए था, उसको ये चाहिए था एज अ यंग मैन ही yearned फ्रीडम फॉर हिज बेसिक फ्रीडम। ठीक है, क्या था उसको कि वो उसकी बेसिक फ्रीडम लाइक क्या होना चाहिए, लाइक टू अचीव। ये मैंने पूरी लाइन जो है मैंने चैप्टर पढ़ा है उसी में से मैं लिख रही हूँ, है ना।
अचीव क्या कर सके कि वो जो वो चाहे वो अचीव कर सके। लाइक कैसे, लाइक टू अचीव हिज पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल एंड टू अर्न हिज लाइवलीहुड, मतलब उसकी जीविका के लिए जो भी वो करना चाहे वो कर सके, ठीक है, फॉर हिज लाइवलीहुड, टू मैरी, कि वो शादी करे, जो भी वो करना चाहे, टू मैरी एंड टू हैव अ फैमिली। एज अ वो यंग मैन यही चाहता था, ठीक है। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को लिखेंगे। अब मैं आपको बताऊं क्या चीज, कि अगर आपको ये 2 में 3 में लिखना है तो आप कैसे लिख सकते हो। तो कुछ मत करना, एक 2 पॉइंट उड़ा देना, तो उससे आपका आंसर छोटा हो जाएगा और वो जस्टिफाई भी हो जाएगा कि 2 और 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग है। जैसे मैं इससे पहले वाली बात करूं, अगर आपको यही क्वेश्चन कितने मार्क्स में हो, 3 मार्क्स में हो या 2 मार्क्स में, दोनों के लिए बता रही हूँ, अगर इतना है तो आप इतना बड़ा नहीं लिखोगे ना, 2 और 3 के लिए इतना नहीं लिखोगे। तब आप क्या करना, सब में 2-2 ले लेना। जैसे इसमें आपने रन का ले लिया और स्विम वाला ले लिया, राइड वाला छोड़ दिया। स्टूडेंट्स में आपने रीड वाला ले लिया, गो एनीवेयर वाला ले लिया, दैट्स इट। फिर इसके आगे वाले में आपने 2 कोई भी ले लिए, कि एक तो उसको अर्न करना है अपनी लाइवलीहुड, अपनी जीविका के लिए, और एक मैरी के लिए और फ्री फैमिली के लिए। आप पोटेंशियल वाली लाइन ना लिखो। तो इस तरह से आप बड़े को छोटा कर सकते हो, ठीक है। छोटे को बड़ा करना है तो छोटे के लिए फिर आप 2-2, 3-3 पॉइंट बढ़ा देना। तो ये सब चीजें कैसे पॉसिबल होंगी, जब आप समरी को पढ़ोगे, प्लस समरी के बाद आपको पूरा चैप्टर सिर्फ एक बार से पढ़ना है, ताकि आपको वो सारी चीजें रिकॉल हो सकें जो इस चैप्टर में है, मतलब जो डिटेल में दे रखी हैं। क्योंकि लॉन्ग आंसर लिखने के लिए हम मन से कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, उसके लिए हमको चैप्टर में से ही लिखना होगा। तो चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आपको बैठ के उनके मीनिंग समझने हैं, जी नहीं, आपको मीनिंग नहीं समझना है या उसका बिल्कुल लाइन टू लाइन ट्रांसलेशन करना है, ये भी नहीं कह रही हूं। बस आपको देखना है कि मैं कैसे, अब जिस देखो उसको अर्न करना था, तो अर्न तो हमको पता है भाई, कमाना। कमाना क्या, जीविका के लिए, तो जीविका को लाइवलीहुड बोलते हैं। ये वर्ड्स आपको थोड़ा से समझने पड़ेंगे। या देखो मैरी करनी है, फैमिली बनानी है, ये सब चीजें तो आप वर्ड्स जो हैं लिख सकते हो। तो थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एक बार में नहीं आएगा। आप प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आप अच्छा कर जाओगे। जब तक एग्जाम हो तब तक आप डेली अपना 1 घंटा इंग्लिश को जरूर दो, पढ़ने के अलावा आंसर राइटिंग के लिए, ठीक है। तो इससे आपकी बहुत अच्छी चीज हो जाएगी। एक बार में नहीं आएगा, मैं आपको कह रही हूँ ना, 10 दिन आप अपने आप को इस तरह से टाइम दो। जैसे आप 10 दिन मेरे साथ आप डेली क्लास लोगे ना, आप 10 दिन तक ये चीजें, जो ये प्रोसेस है, इसको कंप्लीट करो। आपको देखना 11वें दिन खुद को लगेगा, 11वें दिन आपको लगेगा कि यार मेरे को कुछ आ रहा है लिखना, मतलब देखते ही आपका पेन उठ जाएगा, ऐसी कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, उसके बाद हम इस क्लास को यहीं पर ही समाप्त कर देंगे। तो लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पूछा भी जाता है। ये भी क्वेश्चन मैं आपको बड़े से छोटा, छोटे से बड़े में आपको बताऊंगी, आप इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। क्या दे रखा है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द मंडेला आर द ट्विन ऑब्लिगेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। तो प्लीज इसको आप जरूर समझ के करना कि 2 ऑब्लिगेशन कौन से थे, और साथ ही साथ पूछा गया है व्हाई कुडंट ही फुलफिल हिज फर्स्ट ऑब्लिगेशन। वो अपना फर्स्ट ऑब्लिगेशन क्यों नहीं पूरा कर सकते थे। तो वो भी हमने अभी डिस्कस किया था समरी में, कि ब्लैक लोग जो थे उनके लिए, अगर वो ट्राई करते थे एज अ ह्यूमन बीइंग अपने ड्यूटीज को फुलफिल करने के लिए, तो उनको क्या कर दिया जाता था, उनको प्रिजन में उनको आइसोलेट कर दिया जाता था अपनी फैमिली से और अपनी कंट्री से, ठीक है। इतना बड़ा था ना हमने, तो वही चीज हमको यहाँ करनी है। ट्विन ऑब्लिगेशन भी हमको पता थे कौन कौन से थे, 2 ऑब्लिगेशन, वो हम ऑब्लिगेशन लिख देंगे। क्लियर, बड़े करें, चलो स्टार्ट करते हैं। तो आंसर लिखते हैं। आंसर मैं अब आपको इसको लिखवा देती हूँ 2 में, 3 में, 4 में, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, सिर्फ यहाँ तक आ सकता है, या ये सिर्फ ये क्वेश्चन आ सकता है। तो दोनों तरीके से आप क्वेश्चन को देख लीजिएगा। अगर ब्रेक होके आते हैं तो भी मैं बता देती हूँ। अगर ब्रेक होके आएंगे तो सिर्फ आप इसका आंसर लिखोगे, सिर्फ अगर ये आता है तो आप इसके लिए लिख देंगे। अब अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है, वो अगर 3 मार्क्स में आता है, तो आप कैसे लिखेंगे। मतलब इतना कुछ है ना कि आपका दिमाग चकरा जाएगा। लेकिन आपको बस क्या करना है, शांति से चीजों को सरल तरीके से समझना है। देखो, अगर मान लो सिर्फ ये आता है, तो इसका मतलब क्या पूछ रहा है भाई, 2 ऑब्लिगेशन कौन से थे। तो आप 2 ऑब्लिगेशन के बारे में बता दोगे भाई, एक ऑब्लिगेशन होता है उनके घर के लिए और दूसरा होता है देश के लिए, ठीक है। दूसरा अगर ऐसे पूछता है, व्हाई कुडंट ही फुलफिल हिज फर्स्ट ऑब्लिगेशन, या ऐसे आ जाए, व्हाई कुडंट मंडेला फुलफिल हिज फर्स्ट ऑब्लिगेशन, तो आप क्या लिखेंगे भाई, फर्स्ट ऑब्लिगेशन क्यों नहीं पूरा करने देते हैं।
तब आप इसका आंसर लिखेंगे कि भाई अगर कोई एज अ ह्यूमन बीइंग अपना दायित्व पूरा करता है तो उसको फिर क्या कर देते हैं, आइसोलेट कर देते हैं, ठीक है। बट अगर ये 2 मार्क्स में आएगा तो आप ये लिखेंगे, अगर मान लो 4 मार्क्स में आएगा फिर क्या करोगे, तो आप बोलोगे अरे ये तो 2 में से आधा दिया था तो इसका तो अपन वही लिखेंगे ना जो छोटा सा था। नहीं, तब आपको क्या करना है, समा बांधना है। और वो समा कैसे बंधेगा, वो समा बंधेगा ऑब्लिगेशन के ऊपर। यानी एग्जामिनर को पता होना चाहिए कि वो ऑब्लिगेशन कौन सा। अपने आप को खुद एग्जामिनर मानो कि अगर मैं एग्जामिनर हूं, मैं अगर कोई एग्जाम ले रहा हूं, मुझे अगर आंसर चेक करना है तो मुझे पता होना चाहिए। आप ऐसे डाल दोगे, सिंपल आंसर लिख दोगे कि ऑब्लिगेशन जो था अगर कोई अपनी फैमिली के लिए पूरा करता है एज अ ह्यूमन बीइंग तो उसको हटा देते, तो सामने वाला सोचेगा तो दूसरा ऑब्लिगेशन कौन सा है, उसको पता होना चाहिए ना। हम तो ऐसे मान के चल रहे हैं ना कि सामने वाले को हमको पूरी इन्फॉर्मेशन देनी कि हमारा आंसर पढ़ते ही वो बोले कि हाँ इस बच्चे मतलब मेरे को पता चल रहा है कि आंसर किस हिसाब से इसने लिखा है। तो वो चीजें अगर देखो 4 में आता है तो आप फिर क्या करेंगे, थोड़ा सा डिटेल में लिखेंगे। अगर 2 में आता है तो थोड़ा सा बताऊंगी किस तरह से लिखते हैं। तो मैं आंसर लिखना शुरू करूँ क्योंकि मैं बोलूंगी तो फिर मैं खुद भूल जाऊंगी आंसर लिखते समय, क्योंकि आंसर लिखते समय हमको क्या करना होना है कि ऐसा नहीं है कि मेरे लिए बहुत ईजी होता है कि मैं बोलती भी जाऊँ लिखती भी जाऊँ। तो मैं अब लिखना शुरू करती हूँ, फिर आपको बीच में बताऊंगी कि क्या करते हैं, क्योंकि इसी वजह से मेरी काफ़ी मिस्टेक्स हो जाती हैं, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, क्योंकि मैं बोलते बोलते लिखती जाती हूँ ना। जब हम खुद आंसर लिखते हैं तो हम किसी से बात नहीं करते, हमारे दिमाग में वो आंसर चलता रहता है ऐसे लाइन से। तो वही चीज़ मैं भी अप्लाई करना चाहती हूँ, तो मैं अब बीच में नहीं बोलूंगी, अब मैं लिखना शुरू करती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले व्हाट्स अकॉर्डिंग टू द मंडेला आर द ट्विन ऑब्लिगेशन इन लाइफ। तो मैं ऑब्लिगेशन बता रही हूँ, उसके बाद में ये बताऊंगी। नीति, ठीक है। चलिए अब मैं बताना शुरू करती हूँ ना। देखो मैंने फर्स्ट का आंसर लिख दिया है, व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला आर द ट्विन ऑब्लिगेशन इन लाइफ। अब मैं इस चीज को मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप इसको लिख सकते हैं तो काफी बच्चे इसको कैसे लिखेंगे, बहुत छोटा सा लिख देंगे। वो कैसे लिख देंगे कि अकॉर्डिंग टू मंडेला इन ह्यूमन लाइफ हैज ट्विन ऑब्लिगेशन, वन इज ऑब्लिगेशन फॉर हिज फैमिली, है ना, ये लिख देंगे। लेकिन आप इस आंसर को थोड़ा सा अच्छा सा दिखाना चाहते हो तो आप इसके अंदर जो आपकी बुक में भी जो लाइंस दे रखी हैं वो आप इसमें ऐड कर सकते हो, फॉर हिज फैमिली, हिज पेरेंट्स, हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, ठीक है। दूसरा है इन अदर, या सेकेंड ऑब्लिगेशन क्या है, फॉर हिज पीपल, या फिर हम लिख देते फॉर हिज कंट्री, फॉर हिज पीपल एंड हिज कंट्री। तो आपको बुक में एक और चीज दे रखी थी, कम्युनिटी, यानी कि उनकी समाज के लिए भी। तो आपको अगर आप आंसर जैसे 2 में लिखोगे तो भी ये ठीक है, 3 में अगर आपके लिए क्वेश्चन आता है तो भी ठीक है, क्योंकि हमने ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको हमने छोड़ा है, हमने वो सारी चीजें लिखी हैं। हाँ अगर आप 2 में चाहो तो इसमें से कुछ मिस कर सकते हो, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, आप 2 और 3 के लिए सेम आंसर के लिए जा सकते हो। तो सेम आंसर के लिए हमने ये लिख दिया। लेकिन अभी क्या है, एक और क्वेश्चन है जिसको हमको कंप्लीट करना है, वो क्या है, वाई कुडंट ही फुलफिल हिज फर्स्ट ऑब्लिगेशन। वो अपना फर्स्ट ऑब्लिगेशन क्यों नहीं फिल कर सकते हैं, उसका आंसर हम लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। अब यहां से हम आगे का आंसर जो है वो नेक्स्ट स्लाइड पे लिखेंगे, तो यहाँ तो जगह नहीं है। वाई कुडंट ही फुलफिल हिज फर्स्ट ऑब्लिगेशन। चलिए शुरू करते हैं। अब इस आंसर को जो फुलफिल वाला है उस आंसर को कैसे लिखेंगे, भाई हिंदी में क्या था कि हर एक इंसान जो है दोनों ऑब्लिगेशन जो है पूरी कर सकता है, राइट। अब दोनों ऑब्लिगेशन पूरी कर सकता है, लेकिन साउथ अफ्रीका में ऐसा नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि काले लोग जो थे वो अगर कोई इस तरह से ह्यूमन बीइंग बनता था तो उसको पनिश कर देते थे, आइसोलेट कर देते अपने घर से और समाज से। अब आप इसको कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे ईच मैन इज, योग्य है ना, तो एबल, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल हिज बोथ
ऑब्लिगेशन। अब ये बोथ ऑब्लिगेशन लिख दिया तो सामने वाला, अगर ना आप उसका फर्स्ट सेकंड वाले का आंसर अगर आप ऐसे लिखोगे, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल हिज बोथ ऑब्लिगेशन, आप ऐसे लिख दोगे तो बोथ ऑब्लिगेशन एग्जामिनर को लगेगा ना कौन सा बोथ ऑब्लिगेशन, उसको मेंशन करना पड़ेगा ना, तो आप उसको मेंशन करने के लिए आप लिखोगे। अगर सिर्फ वो सिंगल में आएगा, मैं भी बताऊंगी सिंगल में आएगा तो कैसे लिखोगे, या यही लिख देती हूँ, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल हिज बोथ ऑब्लिगेशन one for his family and other one is for his country या for his people। ठीक है, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। तो इससे क्या हो जाएगा, अगर वो सिंगल में भी आंसर आ रहा है तो आप इसको लिख दो कि भाई हाँ, वो समझ जाएगा कि अच्छा भाई कौन से दो ऑब्लिगेशन के बारे में कर रहा है, कि एक तो वो फैमिली के लिए और दूसरा वाला जो है वो उसके लोगों के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, हर कोई कर सकता है फुलफिल अपना, हर कोई इंसान जो है वो एबल होता है, बट इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका किसी देश का नाम है तो कैपिटल में लिखेंगे किसी, बट साउथ अफ्रीका it was impossible। इम्पॉसिबल था, क्यों इम्पॉसिबल? द ब्लैक पीपल who tried to fulfill his obligation for his family he was, full stop मत लगाना, he was punished and isolated from his family and country। ठीक है, बढ़िया, देख लेते हैं। ईच मैन इज एबल टू फुलफिल हिज बोथ ऑब्लिगेशन, वन फॉर हिज फैमिली एंड द अदर वन इज फॉर हिज पीपल, बट, ये बट के लिए थोड़ा सा स्पेस डाल देना, मैंने इसे बीच में, बट इन साउथ अफ्रीका इट वॉज इम्पॉसिबल। द ब्लैक पीपल हु ट्राई टू फुलफिल हिज ऑब्लिगेशन फॉर हिज फैमिली ही वॉज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड फ्रॉम हिज फैमिली एंड कंट्री। बढ़िया, सही है। कंट्री या कम्युनिटी लिख देना, दोनों ही लिख देना, कुछ भी लिख देना। ठीक है, कम्युनिटी भी लिख देना, मैं साइड में लिख देती हूँ। ठीक है, यहां तक ये कंप्लीट हो गया। अब एक और चीज बता देती हूँ मस्त वाली। वो बताने वाली चीज क्या है, अब देखो, मान लो इस क्वेश्चन को सिंपल इतना सा आता है 3 मार्क्स में, तो भी बताओ भी जस्टिफाई हो रहा है ना, 3 मार्क्स में हो रहा है। अगर वो सिंगल आता है ये, तो ये भी जस्टिफाई हो रहा है कि ट्विन ऑब्लिगेशन के लिए पूछा है तो इतना लिखोगे, व्हाई कुडंट ही फुलफिल हिज फर्स्ट ऑब्लिगेशन, तो उसके लिए आप ये लिख दोगे। सही है, तो ये हो गया हमारा आज का लेक्चर। सो आई होप आपको एक बहुत अच्छी हेल्प मिली होगी आंसर राइटिंग में। तो ऐसी आंसर राइटिंग आपको भी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि क्वेश्चन पढ़ करके आप सीधा सीधा लिख दोगे। जैसे मैं भी अगर क्वेश्चन को करती हूँ तो मैं भी एक बार पढ़ लेती हूँ कि चैप्टर में क्या पढ़ा था मैंने, क्योंकि ऐसे लाइन्स तो मुझे भी याद नहीं रहेगी ना। तो चैप्टर को आपको जरूर अच्छे से पढ़ना है। जरूरी नहीं है आपको पूरा ऐसे चैप्टर को समझना है, लेकिन आप ऐसे चैप्टर को एक बार ऐसे रीड कर लिया करो। कभी कभी होता है ना, जैसे नॉवेल पढ़ते हैं हम, तो वैसे ऐसे चैप्टर लेके पढ़ लो कि हाँ भाई आज ये चैप्टर पढ़ा है, एक बार मैं भी पढ़ ही लेती हूँ अपने हिसाब से। तो आप खुद से पढ़ोगे तो आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, आपको बहुत सारे वर्ड्स ऐसे कैच होंगे
कि हाँ ये भी लिख सकते थे, अरे मैम इसमें तो हम ये भी लिख सकते थे, हम ये भी लिख सकते थे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप अपने आप से एक्सपेरिमेंट करोगे तभी होगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। प्रैक्टिस करनी है और मिलेंगे फिर हम इसके नेक्स्ट पार्ट में, जो कि चैप्टर नंबर हम 3 करेंगे। चैप्टर नंबर 3 थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि 2 पार्ट्स है ना उसमें, तो वो आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।